आम, आज की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। हमारा हमेशा से यही मिशन रहा है कि रिसर्च पेपर्स और उन भारी भरकम लेक्चर्स में जो असली जानकारी छुपी होती है ना, उसे निकाला जाए। बिल्कुल, उसे निकाला जाए और उसे इस तरह से डिकोड किया जाए कि वो समझने में आसान भी लगे और श्रोताओं के दिमाग की बत्तियां भी जला दें। जी, क्योंकि मेडिकल साइंस के टॉपिक्स अक्सर बहुत बोरिंग या डराने वाले लगते हैं लोगों को। सही कहा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है जो मतलब हर घर की कहानी है। आज हम जिस मेन सोर्स पे बात कर रहे हैं वो है दिल्ली के सेक्टर 22 रोहिणी स्थित महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। जिसे MAIMS यानी एमएमआईज भी कहते हैं। हाँ, MAIMS में डॉक्टर रजनीश गुप्ता द्वारा दिया गया डायबिटीज मिथ बस्टर सेमिनार। और सच कहूं तो इस सेमिनार के नोट्स पढ़ने के बाद मेरी तो इस बीमारी को देखने की पूरी नजर ही बदल गई है। मेरी भी। तो शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जिसने मुझे मतलब सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत में डायबिटीज से पीड़ित लगभग 43% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें ये बीमारी है। ये बहुत डरावना है ना? मतलब वो बिना जाने एक साइलेंट किलर को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल। और ये आंकड़ा एक बहुत बड़ा अलार्म है हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम डायबिटीज शब्द सुनते हैं तो दिमाग में चीनी और मीठा खाना आता है। एकदम सही। चीनी, मीठा खाना और ब्लड शुगर की वो मशीन, बस यही तस्वीर बन जाती है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता के सेमिनार का पूरा जोर इस बात पर था कि हमें इस बीमारी को सिर्फ शुगर के चश्मे से देखना बंद करना होगा। तो फिर असली विलन कौन है? असली मुद्दा हमारे शरीर के उस पूरे इंजन को समझने के बारे में है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जब वो इंजन सही से काम करना बंद कर देता है, तब जाके डायबिटीज जैसी बीमारियां सतह पर दिखाई देती हैं। अच्छा, मतलब शुगर बढ़ना तो बस एक लक्षण है। हाँ, ब्लड शुगर का बढ़ना तो बस एक अलार्म बेल है जो बता रही है कि अंदर इंजन में आग लगी हुई है। और अगर हम इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन यानी IDF 2025 एटलस के लेटेस्ट डेटा की बात करें जो सेमिनार में शेयर किया गया था, वो डेटा तो वाकई में डराने वाला है। हाँ, वो आग बहुत तेजी से फैल रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त करीब 60 करोड़ लोग इससे जूझ रहे हैं, मतलब दुनिया की 11% आबादी। और अनुमान ये है कि 2050 तक ये आंकड़ा 85 करोड़ तक पहुंच जाएगा। बाप रे, 85 करोड़। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चुभी वो भारत की स्थिति है। हम अक्सर सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमारी इकॉनमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, पर हम डायबिटीज के मामले में भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। यही तो। आज 9 करोड़ मरीज हैं भारत में और 2050 तक 16 करोड़ होने का अनुमान है। 2024 में 34 लाख मौतें सिर्फ डायबिटीज और इसकी वजह से पैदा हुई जटिलताओं से हुई। ये डेटा हमें इसलिए भी गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। जेनरेशंस की। जी। भारत में जो लाइफस्टाइल में बदलाव आया है वो बहुत अचानक आया है। हम खेतों में काम करने वाली और पैदल चलने वाली जनरेशन से सीधे डेस्क जॉब और स्क्रीन टाइम वाली जनरेशन में आ गए। बिल्कुल। शरीर का जेनेटिक्स इतनी जल्दी खुद को नए माहौल के हिसाब से ढाल नहीं पाता। इसलिए ये डेटा कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक सीधा नतीजा है उस लाइफस्टाइल का जिसे हमने बहुत ही कम समय में अपना लिया है। तो चलिए इस इंजन की गड़बड़ी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हर कोई इसके बारे में बात करता है, पर असल में ये बीमारी शुरू कैसे होती है? सेमिनार में NGO की बात थी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जिक्र था। हाँ, क्या ये वही है जिसे पहले मेडिकल भाषा में कुछ और कहा जाता था? जी हाँ, पहले इसे सिंड्रोम X कहा जाता था। हमारा शरीर जो कुछ भी खाता है उसे पचाने, उसे ऊर्जा बनाने और उसे इस्तेमाल करने की जो पूरी रासायनिक प्रक्रिया है वो मेटाबॉलिज्म है। ओके। जब इस पूरी व्यवस्था में गड़बड़ी आती है तो उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें सिर्फ शुगर नहीं आती। और क्या आता है? इसमें आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके पेट के आसपास का फैट, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। शुगर बढ़ना तो इस पूरी चेन रिएक्शन का बस एक हिस्सा है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सेमिनार में एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी गई थी जिसने मेरे दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए। वो समुद्र वाली एनालॉजी? हाँ, वही। इमेजिन कीजिए कि एक इंसान समुद्र के बीचों बीच एक लाइफ बोट पर फंसा हुआ है। उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, मीलों तक सिर्फ पानी। लेकिन वो पानी पी नहीं सकता। बिल्कुल, वो प्यास से तड़प रहा है क्योंकि वो उस खारे पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकता। अगर हम इसे अपने शरीर पर लागू करें तो हमारी नसें वो समुद्र हैं। हाँ, हमारी नसें समुद्र हैं और उनमें बहता हुआ ग्लूकोज वो पानी है। और हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स उस प्यासे इंसान की तरह हैं।
खून में ग्लूकोज की बाढ़ आई हुई है। बाढ़ आई हुई है, लेकिन सेल्स भूखमरी और प्यास से मर रहे हैं। ये मतलब बहुत ही अजीब स्थिति है। ये एनालॉजी मेटाबॉलिज्म को समझने का सबसे बेहतरीन और सटीक तरीका है। खून में ग्लूकोज तैर रहा है, लेकिन ग्लूकोज अपने आप सेल्स के अंदर एंट्री नहीं मार सकता। उससे कोई मदद चाहिए होती है। जी, उस समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए, या कहिए ग्लूकोज को सेल्स के अंदर धकेलने के लिए, एक चाबी की जरूरत होती है। और वो चाबी है इंसुलिन। एकदम सही। वो चाबी है इंसुलिन नाम का हार्मोन। जब शरीर में या तो इंसुलिन बनना कम हो जाता है, या फिर कोशिकाएं उस इंसुलिन की बात मानना बंद कर देती हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो खून में बहुत सारा ग्लूकोज होने के बावजूद कोशिकाएं भूखी रह जाती हैं। ये तो बहुत ही बड़ी विडंबना है। मतलब शरीर के अंदर ऊर्जा का भंडार है, लेकिन इंजन तक पहुंच ही नहीं रहा। बिल्कुल। से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा खा कर जमा कर रहे हैं। उसका शरीर करता क्या है? शरीर बहुत स्मार्ट है, वो कुछ भी बर्बाद नहीं जाने देता। अच्छा, हाँ तो वो उसे स्टोर कर लेता है। हाँ, जब खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज जमा हो जाता है और वो सेल्स में नहीं जा पाता, तो शरीर उसे फैटी एसिड्स में बदलना शुरू कर देता है, उसे स्टोर करने लगता है। ओहो, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा मीठा या रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं, वो अक्सर मोटापे का शिकार हो जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। डॉक्टर गुप्ता ने एक बहुत जरूरी बात बताई कि ये एक्स्ट्रा फैट सबसे पहले हमारे लिवर में जाकर जमा होता है। फैटी लिवर? जी, शुगर का लेवल बढ़ने से बहुत पहले ही इंसान को फैटी लिवर हो जाता है, जिसे ग्रेड 1 फैटी लिवर कहते हैं। और उसके बाद? उसके बाद यह फैट पेट के आसपास जमा होने लगता है, जिसे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। रुकिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना फैट बढ़ा रहा है और ग्लूकोज का पहाड़ खड़ा कर रहा है, तो फिर आजकल जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का ज्ञान चल रहा है, वो तो सही हुआ ना? आप किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? अरे आजकल हर दूसरा वीडियो कीटो डाइट या 16-16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में होता है। वो लोग तो यही दावा करते हैं कि कार्ब्स छोड़ दो, भूखे रहो और अपनी प्री डायबिटीज रिवर्स कर लो। हाँ, ये बहुत चलन में है आजकल। क्या उनका ये दावा पूरी तरह गलत है? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, और सेमिनार में डॉक्टर गुप्ता ने इस पर बहुत कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। चेतावनी दी है? बिल्कुल। सोशल मीडिया पर मिलने वाली आधी अधूरी जानकारी एक स्वस्थ इंसान के लिए शायद कुछ समय तक काम कर जाए, लेकिन एक डायबिटीज के मरीज के लिए जानलेवा हो सकती है। जानलेवा कैसे? कीटो डाइट, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स को लगभग जीरो कर देते हैं, या बहुत लंबी फास्टिंग, ये दोनों ही तरीके डायबिटीज में खतरनाक हैं। लेकिन क्यों? अगर ग्लूकोज ही समस्या है, तो कार्ब्स को पूरी तरह रोक देना तो लॉजिकल लगता है ना। आखिर इसमें कैच क्या है? कैच शरीर की केमिस्ट्री में है। देखिए, जब आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से बंद कर देते हैं या 16 घंटे तक शरीर को भूखा रखते हैं, तो शरीर को सांस लेने और दिल धड़काने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ही। हाँ, इंजन को तो चलना ही है। जी, ऐसे में शरीर अपने अंदर जमा फैट को बहुत तेजी से तोड़कर ऊर्जा बनाने लगता है। इस फैट बर्निंग प्रक्रिया में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, जिसे कीटोन बॉडीज कहते हैं। कीटोन बॉडीज? हाँ, ये कीटोन बॉडीज स्वभाव से बहुत ज्यादा एसिडिक होती हैं। एसिडिक मतलब तेजाब की तरह? एक तरह से हाँ। अगर किसी डायबिटीज के मरीज के शरीर में ये कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा बन जाएं, तो खून का एसिड लेवल बढ़ जाता है। ये तो खतरनाक लग रहा है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी पैदा कर सकता है, जिसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या डीकेए कहते हैं। डीकेए? जी, इससे इंसान कोमा में जा सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। ओह, मतलब जो चीज बाहर से देखने में वजन कम करने का जादू लग रही है, वो अंदर खून को तेजाब बना रही है। बिल्कुल। इसीलिए सेमिनार में यह सलाह दी गई थी कि कीटोन बॉडीज को बनने से रोकने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर में छोटे-छोटे स्नैक्स खाने चाहिए। हाँ, हमें भूखा नहीं रहना है, बल्कि समझदारी से खाना है। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत लंबी फास्टिंग कर रहा है और शरीर का सारा फैट भी धीरे-धीरे इस्तेमाल होने लगा, तब वो ऊर्जा के लिए किस चीज को तोड़ता है? यह इसका दूसरा सबसे भयानक पहलू है। जब फैट भी कम पड़ने लगता है और कोशिकाओं को बाहर से ग्लूकोज नहीं मिलता, तो शरीर अपने ही ढांचे को खाना शुरू कर देता है। अपने ही ढांचे को? मतलब मसल्स को? हाँ, वो शरीर की मांसपेशियों यानी मसल्स में मौजूद प्रोटीन को तोड़कर उसे ग्लूकोज में बदलने की कोशिश करता है। बाप रे। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में डायबिटिक सार्कोपीनिया कहते हैं। मरीज की मांसपेशियां गलने लगती हैं, वो बहुत कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। और इसका असर ऑर्गन्स पर भी पड़ता होगा? सबसे खतरनाक असर किडनी पर होता है। जब प्रोटीन टूटता है,
तो शरीर में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये किडनी को खराब करता है। हाँ, ये सीधा हमारी किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम पर हमला करता है। तो इंटरनेट के ज्ञान पर आंख मूंद कर भरोसा करना सच में अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। ये तो बात हो गई कि बाहर से हम शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। जी, लेकिन क्या सब कुछ हमारे कंट्रोल में है? क्या डायबिटीज सिर्फ खराब डाइट का नतीजा है या इसमें हमारे जीन्स का भी कोई खेल है? जीन्स का बहुत बड़ा रोल है। अब तक रिसर्च में 41 से ज्यादा ऐसे जीन्स की खोज हो चुकी है जिनका सीधा संबंध डायबिटीज से है। 41 जीन्स? जी, हम आमतौर पर सिर्फ टाइप 1 जहां बचपन से इंसुलिन नहीं बनता या टाइप 2 जो उम्र और लाइफस्टाइल के साथ होता है, बस उनके बारे में सुनते हैं। हाँ, यही दोनों नाम सुने हैं ज्यादातर। लेकिन सेमिनार में बताया गया कि इसके कई और भी प्रकार हैं। जैसे एक होता है मोडी, MODY। मोडी? ये क्या होता है? आसान भाषा में समझे तो ये युवाओं में होने वाली डायबिटीज है जिसमें मरीज मोटा नहीं होता, उसकी डाइट भी ठीक होती है, लेकिन जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उसे शुगर हो जाती है। मतलब बिना किसी खराब लाइफस्टाइल के भी? बिल्कुल। एक और प्रकार है लाडा, LADA, जो अडल्ट्स में होता है, लेकिन इसका नेचर ऑटो इम्यून होता है। ऑटो इम्यून? यानी शरीर खुद अपने इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को खत्म करने लगता है। ये तो बहुत अनफेयर है। है तो। अगर आपके जीन्स में बीमारी लिखी है तो एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल सिर्फ उसे कुछ सालों के लिए टाल सकती है, हमेशा के लिए मिटा नहीं सकती। यहीं पर भारत और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के बारे में एक बहुत बड़ा मिथक टूटता है। कौन सा मिथक? हम अक्सर सोचते हैं कि यार हमारे शरीर में तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा, इसलिए शुगर बढ़ रही है। लेकिन सेमिनार में जो डेटा सामने आया उसने तो पूरी कहानी पलट दी। असल में भारत की मुख्य समस्या इंसुलिन की कमी है ही नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। हमारी सबसे बड़ी समस्या इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ये हमारे जेनेटिक्स में गहराई से बसा हुआ है। तो मतलब हमारा शरीर इंसुलिन बना रहा है? हाँ, डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जब वे भारतीय मरीजों की जांच करते हैं तो अक्सर उनके शरीर में इंसुलिन का स्तर बिल्कुल नॉर्मल होता है और कई बार तो नॉर्मल से भी ज्यादा होता है। नॉर्मल से भी ज्यादा? जी, हमारा पैंक्रियास पूरी मेहनत कर रहा है। समस्या ये है कि शरीर उस इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति अंधी हो चुकी हैं। वो इस चाबी को पहचान ही नहीं रही। बिल्कुल। मतलब ताला भी है, चाबी भी है, लेकिन चाबी ताले में घूम नहीं रही है। और शायद इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो हमारे पूर्वजों को अकाल और भूखमरी से बचने के लिए ऐसे ही शरीर की जरूरत थी जो फैट जमा कर सके। सही कहा आपने। इवोल्यूशन का ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। लेकिन आज के जमाने में जब हर कोने पर स्विगी और जोमैटो मौजूद हैं, हमारा वही सर्वाइवल मैकेनिज्म हमारे लिए जानलेवा बन गया है। एकदम सही बात है। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी बड़ी समस्या है तो जाहिर है इसे तोड़ने के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। जी, बिना दवाइयों के इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहीं पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा डर सामने आता है। हर कोई कहता फिरता है कि भाई ज्यादा एलोपैथिक दवाइयां मत खाओ, तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी। हाँ, ये बहुत आम बात है, लोग कहते हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है? ये शायद मेडिकल जगत को लेकर फैलाया गया सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक झूठ है। झूठ है? बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता ने सेमिनार में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस मिथक को तोड़ा। डायबिटीज की दवाइयां किडनी खराब नहीं करती। तो किडनी खराब कौन करता है? बढ़ी हुई शुगर, वो ग्लूकोज जो अनियंत्रित होकर खून में घूम रहा है, वो किडनी की छोटी छोटी नसों को अंदर से खोखला कर देता है। अच्छा, मतलब बीमारी नुकसान पहुंचा रही है, इलाज नहीं। जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस से लड़ने और उस चाबी को ताले में फिट करने के लिए मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोन जैसी दवाइयां बहुत जरूरी हैं। ये दवाइयां ढाल का काम करती हैं एक तरह से। बिल्कुल, ये ढाल का काम करती हैं। लेकिन मेटफॉर्मिन और खासकर पायोग्लिटाजोन को लेकर कुछ साल पहले काफी विवाद हुए थे ना? लोगों में डर तो वहीं से बैठा है। विवाद हुए थे, लेकिन हमें विज्ञान और तथ्यों पर चलना चाहिए। मेटफॉर्मिन 2.5 ग्राम की डोज तक पूरी तरह से सुरक्षित है और दुनिया भर में ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। और पायोग्लिटाजोन का क्या? रही बात पायोग्लिटाजोन की, तो एक समय ये अफवाह हो रही थी कि ये दिल को नुकसान पहुंचाती है या हार्ट फेलियर का कारण बनती है। हाँ, मैंने भी ऐसा कुछ सुना था। लेकिन लंबी रिसर्च के बाद ये साबित हो चुका है कि ऐसा नहीं है। इसका बस एक साइड इफेक्ट ये देखा गया है कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ये बोन फ्रैक्चर के रिस्क को हल्का सा बढ़ा सकती है। क्योंकि उस उम्र में हड्डियां वैसे भी कमजोर होने लगती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो भारत में मरीजों के लिए ये दवाइयां वरदान है। अगर मरीज डरकर दवा नहीं लेगा तो बीमारी उसकी किडनी को जरूर तबाह कर देगी। आपने
किडनी के तबाह होने की बात की, तो चलिए इसी पर थोड़ा और फोकस करते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब तक शरीर में दर्द नहीं हो रहा तब तक सब ठीक है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ब्लड शुगर को तो लोग बस एक नंबर मानते हैं, लेकिन असली तबाही तो अंदर खामोशी से मच रही होती है। सेमिनार में किडनी डैमेज, जिसे नेफ्रोपैथी कहते हैं, उसके बारे में जो केस स्टडी बताई गई थी वो सच में रोंगटे खड़े करने वाली थी। वो केस स्टडी ये समझाने के लिए थी कि ये बीमारी कितनी बड़ी साइलेंट किलर है। हाँ, आप उस टेस्ट के बारे में बता रही थी। जी, किडनी के काम करने की क्षमता को नापने के लिए डॉक्टर एक टेस्ट कराते हैं जिसे GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR। आसान भाषा में ये एक स्कोर है जो बताता है कि किडनी 1 मिनट में कितना खून साफ कर रही है। एक स्वस्थ इंसान का GFR स्कोर 90 से ऊपर होता है। 90 से ऊपर ठीक है। डॉक्टर गुप्ता ने एक मरीज का उदाहरण दिया जिसका GFR लेवल गिरकर सिर्फ 7 रह गया था। 7? 90 से सीधा 7। हाँ। सिर्फ 7 पर आने का मतलब है कि किडनी 90% से ज्यादा फेल हो चुकी है। हे भगवान, उसे तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। हैरानी की बात यही थी कि उस मरीज को कोई लक्षण ही महसूस नहीं हो रहा था। उसे दर्द नहीं था और उसे सामान्य रूप से पेशाब आ रहा था। यही तो सबसे डरावना हिस्सा है। पेशाब सामान्य रूप से आ रहा है तो इंसान सोचेगा कि किडनी तो काम कर रही है। बिल्कुल। लेकिन असल में किडनी की छलनी फट चुकी है। वो खून को साफ किए बिना ही बस फ्लूइड बाहर निकाल रही है। सही कहा। मतलब जब तक आपको तकलीफ महसूस होगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और सिर्फ किडनी ही नहीं, सेमिनार में दिल की बीमारियों के बारे में भी चौंकाने वाली बातें थी। हाँ, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत कॉमन है। आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि 30 या 35 साल के एकदम फिट दिखने वाले युवा को अचानक हार्ट अटैक आ गया। हम सोचते हैं कि अरे उसका ब्लड शुगर तो नॉर्मल था। बिल्कुल, और यहीं पर लोग धोखा खा जाते हैं। जैसा कि हमने पहले मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात की, डायबिटीज होने से काफी पहले ही शरीर में गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। शुगर बढ़ने से पहले? जी, शुगर बढ़ने से पहले खून में ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि फैट का ही एक प्रकार है, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। ये ट्राइग्लिसराइड्स धीरे धीरे दिल की नसों में जमा होकर ब्लॉकेज बनाने लगते हैं। तो मतलब बीमारी पहले से ही अपनी जड़ें जमा रही होती है? यानी शुगर मशीन में भले ही नॉर्मल दिखे, लेकिन वो व्यक्ति अंदर ही अंदर हार्ट अटैक के मुहाने पर खड़ा होता है। इसके अलावा और कौन-कौन से साइलेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन पर लोग आमतौर पर ध्यान नहीं देते? आंखों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। रेटिनोपैथी एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखों के अंदर की छोटी छोटी नसों में शुगर की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग? हाँ, इससे इंसान की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। ये तो बहुत ही दर्दनाक है। इसके अलावा मोतियाबिंद या कैटरैक्ट, जो आम लोगों को 60 या 65 साल की उम्र के बाद होता है, डायबिटीज के मरीजों में वो 10 साल पहले यानी 50 की उम्र में ही हो जाता है। और डायबिटिक फुट के बारे में भी तो बात हुई थी। जी, नसों का सुन्न पड़ जाना, जिसे डायबिटिक फुट कहते हैं, ये भी बहुत आम है। पैरों में अगर कोई छोटा सा घाव भी हो जाए तो वो जल्दी भरता ही नहीं है। क्योंकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन खराब हो चुका होता है। बिल्कुल। कई बार तो संक्रमण इतना बढ़ जाता है कि पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। ये तो डरा देने वाला है। और लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी का खतरा भी डायबिटीज के मरीजों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब स्थिति इतनी खतरनाक है और इसके कॉम्प्लिकेशंस इतने डरावने हैं, तो जाहिर है इंसान कोई चमत्कार ढूंढने की कोशिश करेगा। इंसान की फितरत ही ऐसी है। अब बाजार इस डर का पूरा फायदा उठाता है। आजकल अखबार खोलिए तो बड़े बड़े फुल पेज विज्ञापन दिखते हैं। डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, 1 महीने में शुगर जड़ से खत्म। हाँ, ये दावे बहुत आम हो गए हैं। बहुत से लोग तो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं ये सोचकर कि वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। सेमिनार में इस रिवर्सल के दावे पर क्या कहा गया? डॉक्टर गुप्ता ने इस पर बहुत ही बेबाकी और स्पष्टता से जवाब दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रिवर्सल एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक मार्केटिंग मिथक है। सिर्फ एक मार्केटिंग चाल? जी, मेडिकल साइंस की मौजूदा स्थिति में डायबिटीज का कोई परमानेंट क्योर या इलाज नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं? आप इसे एक अच्छी डाइट, नियमित एक्सरसाइज और सही दवाइयों से बहुत अच्छे से कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। आप अपने नंबर्स नॉर्मल रख सकते हैं। लेकिन बीमारी शरीर से जाती नहीं है। बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकते कि बीमारी शरीर से पूरी तरह जा चुकी है। मुझे इस सेमिनार की वो बात बहुत सटीक लगी जहां उन्होंने एक बहुत ही गहरी और देसी एनालॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल और परहेज छोड़ेंगे, टोकरी से सांप वापस बाहर आ जाएगा। हाँ, स्नेक विल कम आउट ऑफ द बास्केट। और ये सिर्फ डराने के लिए कही गई बात नहीं थी। कोई केस स्टडी थी क्या इस पर? सेमिनार में एक बहुत ही दर्दनाक केस साझा किया गया था। एक मरीज जिसकी शुगर कंट्रोल में थी,
वो इन डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम्स के चक्कर में आ गया। उसने सोचा होगा कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। जी, और उसने डॉक्टर की सलाह के बिना अपना पूरा इलाज और परहेज बीच में ही छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? कुछ महीनों बाद जब वो वापस क्लिनिक आया, तब तक रेटिनोपैथी की वजह से उसकी एक आंख की पूरी रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी थी। ओहो, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कंट्रोल ही इसका एकमात्र समाधान है। इसके साथ ही इंसुलिन को लेकर भी लोगों में एक बड़ा मिथक है। वो क्या? लोग सोचते हैं कि अगर डॉक्टर ने एक बार इंसुलिन का इंजेक्शन शुरू कर दिया तो अब जिंदगी भर लेना पड़ेगा। हाँ, ये तो मैंने भी बहुत लोगों से सुना। ये सच नहीं है। अगर इलाज और लाइफस्टाइल में बदलाव के बाद मरीज का शरीर दोबारा खुद पर्याप्त इंसुलिन बनाने लगता है, तो डॉक्टर बाहरी इंसुलिन को बंद भी कर सकते हैं। ये सब मरीज के रिकवरी रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो कुछ बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल टेकअवेज सामने आते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें डायग्नोसिस के सही नंबर पता होने चाहिए। डॉक्टर अक्सर HbA1c टेस्ट की बात करते हैं। आसान भाषा में समझें तो हमारा खून पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड रखता है कि उसमें कितनी चीनी थी। जी। अगर वो 3 महीने का एवरेज स्कोर 6.5% या उससे ज्यादा है तो वो खतरे की घंटी है। इसी तरह 8 से 10 घंटे खाली पेट रहने के बाद फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या उससे ऊपर हो और 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के ठीक 2 घंटे बाद का शुगर अगर 200 से ऊपर आए तो वो डायबिटीज की श्रेणी में आता है। और इन नंबर्स को कंट्रोल में रखने के लिए सेमिनार में जो एक्शन पॉइंट सुझाए गए हैं वे बहुत ही व्यवहारिक हैं और कोई भी शुरू कर सकता है। हाँ, ये एक्शन पॉइंट्स हर किसी को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करने चाहिए। सबसे पहला है हर दिन 5 किलोमीटर की सैर। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पैदल चलने से शरीर की लगभग 80% मांसपेशियां काम करती हैं जो ग्लूकोज को इस्तेमाल करती हैं। दूसरा एक्शन पॉइंट है हफ्ते में कम से कम 3 दिन 15 से 20 मिनट की मसल बिल्डिंग या स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। ये सार्कोपीनिया से बचने के लिए ना? बिल्कुल, ये इसलिए ताकि हमने जिस सार्कोपीनिया यानी मांसपेशियों के गलने की बात की थी उससे बचा जा सके। मजबूत मसल्स मतलब बेहतर मेटाबॉलिज्म। और तीसरी सबसे अहम बात, अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को 50% तक सीमित रखें। लेकिन कीटो डाइट की तरह उन्हें पूरी तरह बंद करने की गलती बिल्कुल ना करें। शरीर के इंजन को चलने के लिए थोड़े कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत होती है। सच में MIMS के इस सेमिनार के नोट्स ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आधी अधूरी जानकारी सच में बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वो क्या है? चूंकि डायबिटीज सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी है कि हमारी कोशिकाएं अपने ईंधन को कैसे ग्रहण करती हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से आज इंसान खेतों में उगे प्राकृतिक खाने से दूर होकर पूरी तरह से फैक्ट्री में बने अल्ट्रा प्रोसेस खानपान जैसे पैकेट बंद चिप्स, रेडी टू ईट मील्स और केमिकल वाले ड्रिंक्स की तरफ जा रहा है। जी, लाइफस्टाइल तो पूरी तरह बदल चुकी है। तो क्या ये मुमकिन है कि आने वाली पीढ़ियों के शरीर में मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस के कुछ ऐसे बिल्कुल नए और भयानक रूप पैदा हो जाएं जिनका नामकरण अभी मेडिकल साइंस ने किया ही नहीं है? ये तो बहुत ही गहरा और डरावना विचार है। क्या हम खुद अपने हाथों से अपनी डाइट के जरिए एक नई जेनेटिक आपदा को जन्म दे रहे हैं? बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनने और इस ज्ञान के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखें और हमेशा जागरूक रहें।